friends, welcome to my YouTube channel Let's Decode Biology. In this video I am going to discuss fundamental life processes. This is the first video in this category. Fundamental life processes are basically those processes which are necessarily required for our survival. Like there are many types of systems in our body which function in a coordinate manner to support the survival, like digestive system, respiratory system, circulatory system and excretory system, etc. So these are the life processes. Let's start this series with the topic digestion and nutrition. So this is the first video and let's continue. सबसे पहले हमें समझना है न्यूट्रिशन क्या होता है. न्यूट्रिशन बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमारे सर्वाइवल को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी होता है. न्यूट्रिशन इज़ बेसिकली द सोर्स ऑफ एनर्जी टू सपोर्ट द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स. लाइक जो हम ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गी है, कुछ भी है, उनको सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है. न्यूट्रिशन से उन्हें एनर्जी मिलती है. सो लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम फूड. सो वी गेट न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ फूड. फूड जो है वो बेसिक टाइप है, बेसिक सोर्स है न्यूट्रिशन का. हम फूड को इंटेक करते हैं और उससे फिर जो हमें है एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी हमारे डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को रन करने के लिए यूटिलाइज होती है और हमारा सर्वाइवल सपोर्टेड रहता है उसकी वजह से. सो अब डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपना फूड किस तरह से प्रिपेयर करते हैं. लाइक कि वो अपना खुद फूड जो है खुद से बना रहे हैं या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड कर रहे हैं फूड को ऑब्टेन करने के लिए. इस पे डिपेंड करते हुए हमारे पास दो तरह की क्लासिफिकेशन आती है. न्यूट्रिशन इज़ क्लासिफाइड एज फॉलोज. देयर आर टू different terms, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition में क्या होता है, जब organisms अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं, लाइक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज़ करके. इनऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा. जब इन सब का यूज़ करके कोई ऑर्गेनिज्म अपना खुद का फूड प्रिपेयर कर रहा है तो हम उस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इसका एग्जांपल है प्लांट्स और कुछ फोटोसिंथेटिक या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. अब बात आती है कि जैसे जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करते हैं जो कि इनऑर्गेनिक मटेरियल है और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. सो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूटिलाइज करके सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करते हैं. फूड इज़ द ग्लूकोज. सो ग्लूकोज जो है वो एक ऑर्गेनिक फॉर्म है और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है. इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करने में यूज़ किया प्लांट्स ने. इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. अब ऑर्गेनिक है कोई भी चीज़ जो कि लिविंग है, लाइफ फॉर्म, इज टर्म्ड एज ऑर्गेनिक. सो ये होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. नेक्स्ट आता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉफिक क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स अपना खुद का फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स टू सपोर्ट देयर सर्वाइवल टू मीट देयर डेली फूड रिक्वायरमेंट्स. That type of nutrition is termed as heterotrophic nutrition. For example, animals like herbivores, carnivores, fungi, parasites, etc. अब जो herbivores हैं वो डायरेक्टली प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं तो उनसे अपना फूड लेते हैं. इस तरह से वो हेटरोट्रॉफिक है. कार्निवोर्स हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, दूसरे एनिमल्स को, मीट को, फ्लैश को कंज्यूम कर रहे हैं तो इस तरह से वो फूड रिक्वायरमेंट्स अपनी फुलफिल कर रहे हैं और अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं. नेक्स्ट फंजाई है. अब फंजाई जो है वो एक सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है. सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म डेड और डीके मैटर पे फीड करता है, डेड और डीके मैटर पे फीड करके अपनी डेली फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है. तो इस तरह से फंजाई जो है वो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करती है. लास्ट एक आता है पैरासाइट्स. पैरासाइट्स में क्या होता है, पैरासाइट्स होस्ट पे डिपेंड करते हैं. पैरासाइट्स होस्ट पे डिपेंड करते हैं अपनी डेली फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए. अब लाइक जो ये सारे हेटरोट्रॉफिक के एग्जांपल है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, फंजाई, पैरासाइट्स एक्सेट्रा. फंजाई जो है वो लाइक लाइस है, बग्स है, वो ब्लड को सक करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. होस्ट पे डिपेंड रहते हैं अपनी फूड डिमांड्स को पूरा करने के लिए.
तो इस तरह से ये हमारा एक जनरल आइडिया था न्यूट्रिशन के बारे में कि न्यूट्रिशन क्या होता है। फूड से हमें न्यूट्रिशन मिलता है। फूड में डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में फूड में प्रेजेंट होती है। और जब हम फूड को इंटेक करते हैं तो हमें न्यूट्रिशन मिलता है, उसको फिर हम अपना यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए और अपना जो लाइफ प्रोसेस है उनको कैरी आउट करने के लिए हम न्यूट्रिशन पे डिपेंडेंट है। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेट्रोट्रॉफिक एंड होलोजोइक। हेट्रोट्रॉफिक इन द सेंस कि ह्यूमंस जो है अपना खुद का फूड तो वो प्रिपेयर नहीं करते इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करके, लाइक जैसे प्लांट्स कर लेते हैं। वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे अपने फूड के लिए। वो डायरेक्टली प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। प्लांट्स के अंदर जो भी फूड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो उनको कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह से उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेट्रोट्रॉफिक। अब ज़रूरी नहीं है सब ह्यूमंस जो है सिर्फ प्लांट्स पे ही फीड करें। कुछ ह्यूमंस होते हैं जो एनिमल्स पे ही फीड करते हैं, लाइक फ़िश का मीट, फ्लैश, चिकन एक्सेट्रा। मतलब जो ह्यूमंस है वो हर्बीवोर्स पे होते हैं, कार्निवोर्स पे होते हैं। तो दोनों ही कैटेगरी जो है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आती है। और नेक्स्ट है होलोजोइक। होलोजोइक का क्या मतलब है? होलोजोइक मोड वो होता है जब फूड पार्टिकल्स को डायरेक्टली माउथ के थ्रू इंजेस्ट किया जाता है। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था लाइक फंजाई का, जो एक सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। तो अब डेड एंड डीके मैटर को वो ऐसे कंज्यूम नहीं करती है फंजाई। वो क्या करती है कि डेड एंड डीके मैटर जो है उसको प्रोसेस करती है, उसकी ऐसे प्रोसेसिंग करती है कि जो उसके न्यूट्रिएंट्स है वो अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस तरह से फंजाई फीड करती है। अब जो पैरासाइट्स है वो होस्ट पे डिपेंड है, लेकिन पैरासाइट को चाहिए कि जो उसका होस्ट है वो अलाइव रहे, मरे नहीं। क्योंकि अगर होस्ट नहीं रहेगा तो फिर पैरासाइट अपना फूड फिर किससे लेगा? अब जैसे हम प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं तो जिस प्लांट को हमने कंज्यूम किया वो ख़त्म हो गया, लेकिन पैरासाइट इस तरह से कंज्यूम नहीं करते। पैरासाइट लाइक उससे जस्ट न्यूट्रिशन सक करते हैं। अगर प्लांट्स पे कोई पैरासाइट है तो वो प्लांट से जस्ट अपना न्यूट्रिशन मिनरल्स वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसमें से एक्सट्रैक्ट करता है। ह्यूमंस पे भी लाइक अगर टेपवर्म है इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है तो वो वहाँ से जस्ट ब्लड सक करता है। इस तरह से सैंगिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है। लेकिन जो ह्यूमंस का है वो होलोजोइक होता है, जिसके अंदर जो डायरेक्ट फूड पार्टिकल्स हैं उनको इंजेस्ट करते हैं डायरेक्ट माउथ के थ्रू। अब इसमें हमारे पास अपना पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसका सबसे फर्स्ट पार्ट जो है वो माउथ होता है, वहाँ से हम फूड को इंजेस्ट करते हैं। तो बेसिकली डाइजेशन में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं? एक होता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड। हमने फूड को लिया अपने अंदर, इनटेक किया, इसको बोलते हैं इंजेशन। नेक्स्ट स्टेप होता है डाइजेशन। अब हमने जो फूड लिया उसको हमें प्रोसेस तो करना पड़ेगा क्योंकि एज सच वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या होता है, जो फूड हमने लिया उसका ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर वंस इज टर्म्ड एज डाइजेशन। डाइजेशन मेनली स्टमक में होता है, इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। देन एसिमिलेशन। फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन इज एसिमिलेटेड इनटू ब्लड एंड देन reached to different body tissues for energy, building of new tissues and repair of older ones। मतलब क्या है कि जो फूड हमने डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ से वो फूड ब्लड वेसल्स में जाएगा और ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास पहुँचाया जाएगा। अब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं उस फूड को यूटिलाइज करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। देन जो हमारे टिश्यूज़ हैं उनको बनाना भी होता है और जो पुराने हो गए उनको रिपेयर भी करना होता है। तो इन सब के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ऐसे फूड अपना रोल प्ले करता है। तो इस स्टेप को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। लास्ट आता है इजेशन। जो अनडाइजेस्टेड फूड था, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ था, अब वो लार्ज इंटेस्टाइन को पास आउट करा दिया जाता है। देन लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है मैक्सिमली और फिर एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। तो ये 5 बेसिक स्टेप्स रहते हैं हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है।
डिफरेंट डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं जो अभी डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक एक करके सारे समझाऊंगी, और कैसे फिर डाइजेशन का प्रोसेस पूरा चलता है वो सारा हम देखते हैं। सो अब हम डाइजेशन पे फोकस करते हैं। ये है हमारा माउथ, ये है माउथ, यहाँ से फूड एंटर करता है एंड यहीं पे हमारी बकल कैविटी है। माउथ बकल कैविटी का ही मतलब जैसे फूड माउथ के अंदर एंटर किया, देन बकल कैविटी है। बकल कैविटी में टीथ है, टंग है। यहाँ पे क्या होता है, सलाइवा रहता है, और सलाइवा में एक एंजाइम सलाइवा रिलीज़ करता है, मतलब उसको बोलते हैं, सलाइवा में प्रेजेंट होता है एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। जो सलाइवरी अमाइलेज है वो क्या करता है, स्टार्च का डाइजेशन कराता है। स्टार्च पे एक्ट करके उसको स्मॉलर कार्ब्स में ब्रेक करता है। तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, बकल कैविटी में। तो सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं टाइलिन बी। टाइलिन इज़ अनदर नेम फॉर सलाइवरी अमाइलेज। ये स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे पास फिर ये माउथ बकल कैविटी में क्या क्या है, टंग है, टीथ है, पैलेट है, सब कुछ है, और वहीं पे से जो ग्लैंड्स हैं वो सलाइवा रिलीज़ कर रही है, सलाइवा प्रेजेंट है, और जो ग्लैंड्स हैं वो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम रिलीज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ईसोफेगस। ये जो हमें ट्यूब दिख रही है ये एक लॉन्ग ट्यूब है जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। दिस इज ईसोफेगस। ईसोफेगस और फूड पाइप। तो अब क्या होता है, ईसोफेगस में से फूड माउथ से एंटर किया, देन अब ये नहीं है कि जो फूड है वो डायरेक्टली स्टमक के अंदर आके गिर जाएगा ईसोफेगस से, ऐसा नहीं होता कि यहाँ से डायरेक्टली स्टमक में आके नहीं गिरता। वो धीरे धीरे ऐसे वेवी मूवमेंट्स के थ्रू, पेरिस्टाल्सिस के थ्रू आता है और स्टमक में पहुँचता है। इनको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, ये वेवी मूवमेंट्स है, यहाँ से फूड पार्टिकल आया स्टमक में आया, ठीक है। स्टमक के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ये सबसे ऊपर वाला होता है फंडस, देन यहाँ पे रहता है कार्डियक, एक ये पूरी की पूरी बॉडी, और ये रहता है पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। तो अब ये जो फंडस पार्ट है यहाँ पे कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक, ये है स्टमक के डिफरेंट रीजन्स। अब स्टमक में क्या होता है, मेन डाइजेशन स्टार्ट होता है फूड का स्टमक। जो हमारा फूड आया बकल कैविटी से, इसको हम बोलते हैं बोलस। बोलस क्या है, लाइक बकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट हो गया, वहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन हुआ, तो फिर वो उसके बाद जो फूड हमारा फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में आ रहा है उसको हम बोलस बोलते हैं। अब नेक्स्ट स्टमक में मेन चर्निंग होती है, ग्राइंडिंग होती है फूड की, क्योंकि अभी भी जो फूड पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है एसिमिलेट होने के लिए या एब्जॉर्ब होने के लिए। तो अभी वो और फर्दर प्रोसेसिंग में जाएगा, उसकी प्रॉपर मैकेनिकल डाइजेशन होगी, चर्निंग होगी, ग्राइंडिंग होगी, जो होती है हमारी स्टमक में। तो स्टमक में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये है हमारा स्टमक में डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। पेप्टिक सेल्स, एक होता है पेप्टिक सेल्स या फिर चीफ सेल्स। इनका काम क्या होता है, ये पेप्सिनोजन को रिलीज करते हैं। पेप्सिनोजन क्या है, प्रो एंजाइम है, इनएक्टिव एंजाइम है।
नेक्स्ट आता है हमारा पैराइटल सेल्स, पैराइटल और ऑक्सिंटिक। ऑक्सिंटिक सेल्स ये HCl सिक्रेट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो HCl है वो हमारे स्टमक का जो pH है उसको मेंटेन करती है एसिडिक पे 1 to 2। HCl की वजह से हमारा जो स्टमक का pH है वो एसिडिक रहता है 1 to 2। नेक्स्ट आता है हमारे पास गॉबलेट सेल्स। जो गॉबलेट सेल्स हैं वो म्यूकस सिक्रेट करते हैं, ठीक है। और ये जो HCl है ये पेप्सिनोजन को इनएक्टिव से एक्टिवेट कराती है और पेप्सिन में कन्वर्ट करती है। पेप्सिन जो है एक्टिव फॉर्म है, और पेप्सिन का क्या काम है, पेप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, स्टमक में प्रोटीन्स का डाइजेशन कराता है और उसको स्मॉलर पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। पेप्टाइड्स प्लस पेप्टोन्स। और एक होता है मिल्क प्रोटीन सीजिन, उसको भी कैल्शियम और पैरा सिजनेट में कन्वर्ट, कैल्शियम पैरा सिजनेट में कन्वर्ट करवाया जाता है वाया रेनिन। रेनिन भी एक एंजाइम है जो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो स्टमक में मेनली प्रोटीन्स का डाइजेशन करवाया जाता है और साथ के साथ स्मॉल अमाउंट में फैट का डाइजेशन करवाया जाता है वाया गैस्ट्रिक लाइपेज। पता चल गया कि स्टमक में गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसकी कंपोजिशन क्या क्या है। उसमें पेप्सिनोजन प्रेजेंट है और HCl है और म्यूकस है। जो पेप्सिनोजन है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है और HCl जो है स्टमक का pH मेंटेन कर रहा है और HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है। पेप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। एक और अनदर एंजाइम प्रेजेंट होता है रेनिन, जो मिल्क प्रोटीन सीजिन को कैल्शियम पैरासिजनेट में कन्वर्ट करता है। तो ये होते हैं हमारे स्टमक के गैस्ट्रिक जूस के कंपोजिशन। गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है जो स्टमक में। अच्छा, एक और चीज़ की गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो म्यूकस सिक्रेट करते हैं। अब म्यूकस क्या करता है, जो ये स्टमक की इंटरनल लाइनिंग है, इनर वॉल है, इसको प्रोटेक्ट करता है HCl के एक्शन से। अब HCl जो है एसिडिक है, अगर ये जो स्टमक की इंटरनल लाइनिंग HCl के कांटेक्ट में आएगी तो इसको डैमेज होगा। तो हमें इस लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना है, इसके लिए हमारे पास गॉबलेट सेल्स हैं जो कि म्यूकस सिक्रेट करते हैं। इस तरह से स्टमक की इंटरनल लाइन प्रोटेक्ट होती है। तो स्टमक में मेनली प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है और थोड़ा बहुत फैट का भी डाइजेशन होता है। फैट का डाइजेशन होता है गैस्ट्रिक लाइपेज से। गैस्ट्रिक लाइपेज फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो स्टमक में हो रहा है प्रोटीन्स का और फैट्स का, और सलाइवा में बकल कैविटी में हुआ था स्टार्च का डाइजेशन। अब यहाँ से जो ये सेमी डाइजेस्टेड फूड है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए फूड के, इनको हम बोलते हैं काइम। काइम जो बकल कैविटी के बाद डाइजेशन के बाद जो बना था उसको हमने बोला था बोलस। अब स्टमक में जितना डाइजेशन हो गया ग्राइंडिंग होने के बाद फूड की, जो फर्दर जितना सेमी डाइजेस्टेड फूड है जो स्टमक सब इंटेस्टाइन में आएगा उसको हम बोल रहे हैं काइम। अब यहाँ पे हमारे पास होती है इंटेस्टाइन, और ये है इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम, ठीक है। ये रहता है पैनक्रियाज, जो ग्रीन से शो किया है पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस है, वहाँ से भी एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, जो कि पैनक्रियाटिक लाइपेज, अमाइलेज, ये सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है पैनक्रियाटिक जूस में। लेकिन ये सारे एंजाइम्स पैनक्रियाज में अपना एक्शन नहीं करते, ये सारे एंजाइम्स इंटेस्टाइन में आते हैं पैनक्रियाटिक जूस जो है पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। यहाँ पैनक्रियाटिक जूस है, पैनक्रियाज सिक्रेट पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में पोर कराया जाता है, और इंटेस्टाइन के अंदर ये सारे जो एंजाइम्स थे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये सारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं पैनक्रियाटिक जूस में। जब ये इंटेस्टाइन में आते हैं तो इंटेस्टाइन का जो pH होता है वो इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और ये एंजाइम्स एक्टिव होने के बाद प्रोटीन का डाइजेशन कॉज करते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन में। ये सारी फिजियोलॉजी है
अभी तो हम जनरल देख रहे हैं कि डाइजेशन में क्या क्या रहता है, क्या क्या एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं और वो अपना रोल कैसे प्ले करते हैं। ये है हमारे पास लीवर, दिस इज़ द लीवर एंड दिस इज़ द गॉल ब्लैडर। लीवर पाइलोब्ड रहता है एंड ये है हमारा गॉल ब्लैडर। लीवर की होती है हिपैटिक डक्ट, लीवर से आती है, और गॉल ब्लैडर की होती है सिस्टिक डक्ट। हिपैटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट मिलके दोनों कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं, और वो जो कॉमन बाइल डक्ट है वो बाइल जूस को रिलीज़ करती है यहाँ ड्यूडेनम में। ठीक है, यहाँ से कॉमन बाइल डक्ट आती है और ड्यूडेनम में अपना सिक्रेशन रिलीज़ करती है। सो दिस इज ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम। नेक्स्ट ये रहता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का अगला पार्ट, जेजुनम, और ये होता है इलियम। ये तीनों के तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। ठीक है, डेड्यूनम, ड्यूडेनम और इलियम। तो ड्यूडेनम जो है वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस भी आया, वहाँ पे पैनक्रेटिक जूस आया वाया पैनक्रेटिक डक्ट, और जो यहाँ से हिपैटिक डक्ट है लीवर की और बाइल सिस्टिक डक्ट जो है वो दोनों मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं और वो बाइल जूस को रिलीज़ करती है ड्यूडेनम में। सो ये सारे के सारे सिक्रेशंस ड्यूडेनम में आ गए और अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन्स का भी डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का भी होता है और फैट्स का भी होता है। तो उसके लिए सबके लिए एंजाइम्स हैं। जो फैट्स के डाइजेशन के लिए एंजाइम है, हम बेसिक टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। अमाइलेज जो है वो होता है कार्ब्स के डाइजेशन के लिए। अगर बकल कैविटी में जैसे सलाइवरी अमाइलेज है वहाँ पे है, ठीक है, और अगर पैनक्रियाज रिलीज़ करे तो पैनक्रेटिक अमाइलेज, इंटेस्टाइन कर रही है तो इंटेस्टाइनल अमाइलेज। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास होता है एक प्रोटीएज या फिर प्रोटीएजेस जो प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए रोल प्ले करते हैं। अब स्टमक में जो प्रोटीएज है उसका नाम है पेप्सिन और रेनिन। फिर पैनक्रियाज में भी हमारे पास डिफरेंट प्रोटीएजेस हैं, लाइक काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज और पेप्सिनो। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज इज पैनक्रेटिक जूस की कंपोजिशन है, प्रोटीएज। और इंटेस्टाइन में होता है एंटेरोकाइनेज, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइनल जूस में। ठीक है, डाइपेप्टाइडेज भी होता है। ये सारे प्रोटीएजेज है जो प्रोटीन्स को स्मॉलर सब यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। एक आता है लाइपेज। लाइपेज का क्या काम होता है? फैट का डाइजेशन करना। स्टमक में है तो गैस्ट्रिक लाइपेज, पैनक्रियास रिलीज करते पैनक्रेटिक लाइपेज, इंटेस्टाइन रिलीज करते हो इंटेस्टाइनल लाइपेज। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड्स के लिए होते हैं हमारे पास न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएजेस जो न्यूक्लिक एसिड्स यानी डीएनए या आरएनए का डाइजेशन कराते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन एंजाइम्स रहते हैं डिफरेंट पार्ट्स में जो कि डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। तो माउथ में होता है स्टार्च का डाइजेशन, स्टमक में होता है हमारे पास फैट्स का और प्रोटीन्स का, और लीवर जो है बाइल जूस सिक्रेट करता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और वो बाइल जूस जो है वो फैट्स के इमल्सिफिकेशन में अपना रोल प्ले करता है। इमल्सिफिकेशन यानी ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स इनटू स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स। ठीक है, अदरवाइज बाइल के पास और कोई एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होते, वो जस्ट अपना फैट्स को इमल्सिफाई करने में रोल प्ले करता है। उसके अलावा जो पैनक्रियास है उसके पास प्रोटीएजेस भी हैं, लाइक ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। लाइपेज भी है, पैनक्रेटिक लाइपेज,
पैनक्रेटिक अमाइलेज भी है स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन के लिए। इंटेस्टाइन के पास एंटेरोकाइनेज है, डाइपेप्टाइडेज है, ये सारे प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए हैं, और लाइपेज है फैट्स के लिए, अमाइलेज है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए है। तो इस तरह से हमारे पास ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है जिसको हमने डिस्कस किया, उसके डिफरेंट पार्ट्स, कैसे कैसे फूड माउथ से आता है और फिर इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया लार्ज होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरह की स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो जिनको हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। इनका क्या होता है, इनका सरफेस एरिया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज करता है फॉर एब्जॉर्प्शन। तो जो डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और सारा का सारा डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बाद वो फिर ब्लड में एसिमुलेट होता है, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके सराउंडिंग से बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। तो वो सारे जो न्यूट्रिएंट्स है, क्योंकि अब जितना भी फूड था वो पूरा प्रोसेस हो चुका है, जो प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स थे वो अपने मोनोमर शुगर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं लाइक ग्लूकोज में, जो फैट्स है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो चुका है बाय द एक्शन ऑफ लाइपेज, और जो न्यूक्लियसेस हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, वो भी अपने छोटे छोटे जो उनके शुगर है, बेसिस हैं, इन सब अपने सिंपलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो चुके सारे के सारे कॉम्प्लेक्स फूड्स। ठीक है, तो अब जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड देन एब्जॉर्ब होने के बाद ये सारे न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेट एंड जितना भी रहता है, शुगर, बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस, ये सारे अब ब्लड में आ जाते हैं और फिर ब्लड से ये हमें तो यही न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे, ग्लूकोज हुआ, अमाइनो एसिड्स हुआ, एक्सेट्रा, जो हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बॉडी के, और ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएंगे, वहाँ पे नए टिश्यूज़ बनाएंगे, टिश्यूज़ के रिपेयरमेंट करेंगे और एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे। अब ग्लूकोज जो है हमारा एनर्जी का सोर्स है, एटीपी प्रोड्यूस करता है, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू क्रेब्स साइकिल में जाके सारा चलता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें एसिमुलेशन होके एनर्जी मिलती है। और जो इजेस्टेड फिर अब होना इजेशन, अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है वो हमारा यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ, अब ये जो हमारे पास ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन में ये है असेंडिंग कॉलोन, ये है ट्रांसवर्स कॉलोन और ये है डिसेंडिंग कॉलोन। देन दिस इज द रेक्टम, रेक्टम और ये जो ओपनिंग है ये है एनस। सो अब फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आया। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होते हैं, जितना भी वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है काफ़ी हद तक, मैक्सिमली वाटर का एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर काफ़ी जो सॉलिड्स अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज आउट करवा दिया जाता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। तो इस तरह से हमारा सारा डाइजेशन का प्रोसेस चलता है। सो दिस इज़ इट गाइज, होप यू गेट इट। If you find it helpful, share it with your friends. Thanks for watching.